स्कूल में प्रार्थना का समय हो जाता है और प्रार्थना की घंटी बजने के बाद सभी बच्चे प्रेयर की लाइन में लग जाते हैं और तभी वहां पर खड़े हुए टीचर को अचानक दुर्गंध आने लगती है। अब दुर्गंध को देखकर उसको ऐसा लगता है कि शायद कुछ बच्चे नहाकर नहीं आए, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध है। फिर जो टीचर होता है उन बच्चों से पूछता है कि तुम में से कौन ऐसा है जो नहाकर नहीं आया है। उनमें से 4-5 हाथ खड़े हो जाते हैं। उसके बाद उनसे कहा जाता है कि कल तुम्हें नहाकर आना है। जैसे ही कल अगले दिन आते हैं तो दुर्गंध और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर बच्चों से पूछा जाता है, बच्चों को डांट फटकारा जाता है। ऐसे ही तीसरा दिन भी आ जाता है और तीसरे दिन भी सभी बच्चे यही कहते हैं कि सर हम तो सब नहाकर आए हैं, आज कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो नहाकर नहीं आया, अपने कपड़े धुलवा कर नहीं आया, हम में से किसी में से भी बदबू नहीं आ रही। फिर वो टीचर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है और गांव के मुखिया को बुलाया जाता है। गांव का मुखिया अपने साथ एक सफाई कर्मचारी लेकर आता है और जब सफाई कर्मचारी को एक सेफ्टी टैंक के अंदर उतारा जाता है तो उसके अंदर से दुर्गंध बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। जब उसके अंदर जाकर देखा जाता है तो उसके अंदर एक डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी किसी और की नहीं, एक स्टूडेंट की डेड बॉडी मिलती है जिसकी उम्र लगभग 15 से 16 साल होती है। गांव में हड़कंप मच जाता है, तमाम लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस को मौके पर बुलाया जाता है और पुलिस जब इस सब के बारे में छानबीन करती है तो एक बहुत ही अनोखा खुलासा वहां पर देखने को मिलता है। अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है रायबरेली और इसी का एक थाना है लालगंज। ये लालगंज इलाके की हकीकत की घटना है। 14 जुलाई 1999 की रात को करीब 9 बजे का ये वाकया है, जब एक माता पिता नगी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर कहने लगते हैं कि साहब हमारा बेटा आज स्कूल तो गया लेकिन स्कूल से वापस नहीं आया। अब जो पुलिस वाले होते हैं वो उनसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप उन्हें तलाश कीजिए, लेकिन सुबह तक अगर आपका बेटा नहीं मिलता है तो हम ये मामला दर्ज कर लेंगे और पुलिस भी आपकी मदद करेगी आपके बेटे को ढूंढने में। जब उनसे पूछा जाता है तो अपने आप को वीरेंद्र त्रिपाठी और अपने बेटे को विजेंद्र उर्फ पिंटू त्रिपाठी बताता है। इसके कहे अनुसार पूरी रात भर घर वाले परेशान होकर अपने बेटे की तलाश में लगे रहते हैं, लेकिन पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है, कहीं भी उस बेटे का कोई अता पता नहीं लगता। और जैसे ही अगली सुबह होती है कम से कम 50-100 लोग उस व्यक्ति के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और पुलिस वालों के ऊपर दबाव दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि हमारे बेटे को जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करो, नहीं तो हंगामा और बढ़ जाएगा। अब पुलिस वाले भी तुरंत हरकत में आ जाते हैं और 15 जुलाई 1999 को मामला दर्ज कर लेते हैं। पुलिस भी अपनी छानबीन में लग जाती है, लेकिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। पुलिस के पास भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। उस बच्चे के बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता, ना ही घर वालों को उसके बारे में कहीं से कोई खबर लगती। अब जो गांव वालों का गुस्सा होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और गांव वाले रोड पर आ जाते हैं, रोड को जाम कर देते हैं। उसके बाद पुलिस के आला अधिकारी भी वहां पर पहुंच जाते हैं। पुलिस के आला अधिकारी उनको सांत्वना देते हैं और उनसे कहते हैं कि इस जाम को खुलवा दीजिए, हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे और आपके बच्चों को आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन इसी बीच में जो लड़के का पिता होता है वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वो कहता है कि साहब मैंने एक बात छुपाई थी और वो बात ये थी कि मेरे घर में आज से 3 दिन पहले एक पर्ची आकर गिरी थी और उस पर्ची में लिख रहा था कि तुम्हें नजदीक के STD बूथ पर आना है और वहां 5 लाख रुपए का इंतजाम करके लेकर आना है। अब जब वो नज़दीकी बूथ पर पहुंचता है तो नज़दीकी बूथ पर उसके पास फ़ोन आता है। फ़ोन को उठाने के बाद उससे कहा जाता है कि जो भी ये हंगामा हो रहा है इस हंगामे को बंद करो और 5 लाख रुपए लेकर तुम्हें एक जगह पर आना होगा, वहां पर हम तुम्हारे बेटे को तुम्हें दे देंगे, नहीं तो हम तुम्हारे बेटे को मार देंगे। अब यह सब मामला जब वो सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पुलिस को भी नहीं बताता, लेकिन आखिरकार 10-12 दिन बीतने के बाद वो पुलिस को बताता है। यही समय बीतता रहता है, लेकिन उस लड़के के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होती। वो लड़का गया तो गया, इस वालों के लिए भी बड़ा सवाल कि वो बच्चा गया तो गया कहाँ। अब गांव वालों का दबाव पुलिस के ऊपर बढ़ने लगता है, लेकिन पुलिस वाले भी करें तो क्या करें, कहीं से भी उसका कोई खुलासा नहीं होता। दिन बीतने के बाद 24 जुलाई 1999
पड़ोस के ही गांव पहाड़ीपुर में एक बच्चे की सेफ्टी टैंक के अंदर से लाश मिलती है और जब उस लाश के पास पुलिस पहुंचती है तो पता चलता है कि ये लड़का कोई और नहीं, ये पिंटू है और इसको किसी ने मारकर यहाँ पर घेर दिया है। अब पुलिस के लिए लाश तो मिल जाती है, लेकिन बड़ा सवाल कि इसको मारने वाला कौन है। अब पुलिस फिर से जांच पड़ताल में लग जाती है, नज़दीकियों से बातचीत की जाती है, लेकिन कहीं से कोई खुलासा नहीं होता। फिर पिंटू के रूम की तलाशी ली जाती है तो वहां पर एक किताब मिलती है और किताब में श्याम बुक डिपो का नाम लिखा होता है। वो किताब भी ऐसी होती है कि जिसे हर कोई नहीं पढ़ सकता, उसमें कुछ गंदी चीज़ें लिखी होती हैं। अब श्याम बुक डिपो के बारे में पता किया जाता है तो गांव के ही चौराहे पर रहने वाला एक श्याम बुक डिपो होता है, उसके पास पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस जब श्याम डिपो वाले से पूछताछ करती है तो श्याम डिपो वाला कहता है कि इस तरह की किताब हमारे पास से पिंटू लेकर जाता था। अब ये तो मालूम हो जाता है कि पिंटू यहाँ से बुक लेकर जाता था, लेकिन साथ में ही श्याम बुक डिपो वाला कहता है कि एक लेटर भी हमारे पास उसकी बुक में छूट गया था जो वापस हमारे पास जमा करके गया था। उसमें यही लिख रहा था कि अब तुम्हारे अंकल को पता चल चुका है, अब हमारा मिलना जुलना कुछ दिन के लिए बंद कर देते हैं। अब पुलिस नए फंदे में फंस जाती है कि अब ये अंकल कौन है। अंकल को ढूंढने की तलाश में लग जाती है तो गांव वालों से ही पता चलता है कि अंकल कोई और नहीं धर्मेंद्र है, जो इनके घर पर ही किराए का कमरे में रहता है। अब धर्मेंद्र के पास पहुंचा जाता है और धर्मेंद्र से पूछताछ की जाती है तो धर्मेंद्र भी कुछ बताने के मूड में नहीं होता। फिर धर्मेंद्र के साथ में शक्ति के साथ पूछताछ की जाती है तो धर्मेंद्र थोड़ी देर कुछ बताने के मूड में नहीं होता, लेकिन जैसे ही ज़्यादा शक्ति के साथ उससे पूछताछ की जाती है तो थोड़ी देर में धर्मेंद्र टूट जाता है और सब कुछ सच सच बताने लगता है। वो बताता है कि साहब, आज से कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि मेरी पत्नी के अवैध संबंध इस लड़के के साथ में है। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, उसलिए मैं अपनी पत्नी से कहकर जाता हूं कि मैं आज लखनऊ जा रहा हूं और मैं 2-3 दिन के बाद वापस आऊंगा। ऐसे ही मैं घर से बाहर निकलता हूं, मेरी पत्नी उस लड़के को अपने घर के अंदर बुला लेती है और उसके साथ अवैध संबंधों में होती है। जैसे ही मैं वापस आकर देखता हूं, खिड़की से झांक कर देखता हूं तो उसे रंगे हाथों पकड़ लेता हूं। के बाद मैंने उस लड़के को भी धमकाया और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई की, लेकिन मुझे उस दिन से ही लगने लगा कि मुझे अब इस लड़के को रास्ते से हटाना होगा। फिर 14 जुलाई 1999 को मैं इसके स्कूल के बाहर खड़ा हो जाता हूं। जैसे ही ये स्कूल से पढ़कर बाहर निकलता है, मैं इसे अपने साथ लेता हूं और अपने साथ बाइक पर बैठाकर पड़ोस के ही गांव में ले जाता हूं, जो गांव होता है पहाड़ीपुर। वहीं का मेरा एक दोस्त होता है नरेश श्रीवास्तव, उसी के और 3 दोस्त होते हैं। वहां पर वो इकट्ठा हो जाते हैं और हम बैठकर शराब पीने लगते हैं। अब पीता पीता इस लड़के से पूछ रहा था कि तू मेरी पत्नी के साथ में किस तरह से काम करता है, तो ये मेरे को सब तरह की बातें बताता है। मुझे इतना गुस्सा आ जाता है, मैं इसका गला दबा देता हूं और गले को तब तक दबा कर रखता हूं जब तक कि इसकी मौत नहीं हो जाती। इसकी मौत हो जाती है तो अब हमें लगने लगता है कि अब इसको ठिकाने लगाया जाए। फिर रात को ही हम चारों जने इस डेड बॉडी को उठाते हैं और नज़दीकी जो स्कूल होता है उसके एक सेफ्टी टैंक का ढक्कन खुला होता है, उस सेफ्टी टैंक के ढक्कन के अंदर इस लड़के को डाल आते हैं और ढक्कन को ऊपर से बंद कर देते हैं। जब ये पूरा मामला पुलिस भी सुनती है, आसपास के लोग भी सुनते हैं, तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कहते हैं कि इस व्यक्ति ने और इसकी औरत ने बहुत ही गलत काम किया है। एक छोटे से बच्चे को फंसाया और फंसाकर उसके साथ में गलत काम किया, उसके बाद उसे मौत की नींद सुला दिया। इनको तो बहुत बड़ी सजा होनी चाहिए। पुलिस तुरंत ही हरकत में आ जाती है और उन चारों लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल के अंदर ठूस देती है। तो आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।